सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन। हम ये चाहते हैं कि आप नीट यानी कि केमिस्ट्री का पेपर भी जरूर सॉल्व करें, क्योंकि ये पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही मस्त आए हुए हैं, यानी कि एनसीईआरटी। इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी पर है। और अगर एनसीईआरटी को देखोगे तो सेकंड वॉल्यूम में जहां पर डिवाल एच लिखा हुआ है, डिवाल एच यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि डिबाल डिबाल एच जहां पर लिखा हुआ है वहीं से ये क्वेश्चन आया है। एल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपको कहूंगा कि पेज नंबर भी अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो पेज नंबर शायद 237 है। देख लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी की वॉल्यूम, एनसीईआरटी के वॉल्यूम सेकंड में इसको देखिएगा। तो इसके आंसर को आप लगाएंगे और इसका आंसर क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ये एग्जामिनेशन में आ भी सकता है, संभावना भी इस एग्जामिनेशन में पूरी है। यानी कि इसको हम फोर्थ आंसर के साथ जाएंगे। यहाँ पर अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं इसके फोर्थ आंसर के साथ में जाऊंगा। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसे डिवाल एच के नाम से करते हैं। ये क्वेश्चन जेई में भी आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शंस में से आया है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पर जब जाएंगे आप तो यहाँ पर HCOOH और एसिटिक एसिड के साथ में इसके साथ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि HCOOH इसमें प्लस आई इफेक्ट बहुत कम होता है। और प्लस आई इफेक्ट कम होने के जो है ज्यादा होने की वजह से ये जो है सिंपल से कहें कि हाइड्रोजन का जो प्लस आई होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल का यानी कि एक CH3 है, यहाँ पर प्लस आई थोड़ा सा लगेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग डाई वाला यूज करेंगे CH3 का होल ट्वाइस तो इसमें और लगेगा। यानी प्लस आई बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ प्लस आई इंक्रीज कर रहा है। और प्लस आई जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ लिख देता हूँ प्लस आई इंक्रीज कर रहा है। और इंक्रीज करने के कारण आंसर फर्स्ट यानी कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर एसिड्स। तो यहाँ पर हम आंसर नंबर 1 के साथ में जाएंगे। ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। नीट के जो मॉडल पेपर है, इस नीट के मॉडल पेपर पर हम लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। और यहाँ पर कौन कौन से आंसर सही हो रहे हैं उनकी भी हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ लेसिग्ने टेस्ट, तो आपने प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ पढ़ा ही होगा। तो लेसिग्ने टेस्ट में आपका कॉपर वाला टेस्ट लेसिग्ने में नहीं आता, रिमेनिंग सभी लेसिग्ने टेस्ट में काउंट होते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और यहाँ पर आपका जो हाउ मच टाइम कंसंट्रेशन पहली दे रखी है और दूसरी कंसंट्रेशन दे रखी है। तो और log 2 की वैल्यू भी दे रखी है। तो इसका मतलब है इफ द रेट कांस्टेंट यानी टाइम पूछा है तो t इज इक्वल टू आपका 2.303 अपॉन k की वैल्यू 0.03 है और इनटू यहाँ पर लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी आ जाती है रिड्यूस टू, ठीक है, यहाँ पर 7.2 और यहाँ पर आपका 0.9, ये हटा दीजिए, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। ठीक है, 9 अट्ठे 72 हो गया। तो इसका मतलब हुआ 2.303 अपॉन 0.03 मल्टीप्लाइड बाई, यानी कि ये हो गया आपका 3 log 2 और log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ log 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010 दे रखी है ऑलरेडी। इसको जब आप वैल्यू को डालेंगे इसके अंदर और वैल्यू को डालने के बाद जो आपका आंसर आएगा यानी कि इसको डालेंगे आप यहाँ से, बहुत सिंपल है, 2.303 इंटू 3 हो जाएगा इंटू 0.3010 और यहाँ पर नीचे 0.03 दे रखा है। तो इसको इससे कैंसिल आउट कर लीजिए मेरे हिसाब से, 3 दूनी 6, यानी कि आंसर जो आ रहा है वो इसके हिसाब से थर्ड आना चाहिए। कैलकुलेशन आप एक बार चेक करेंगे, आंसर इसका थर्ड ही आएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि कैलकुलेशन में भी आंसर यही आ रहा है। यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 बिल्कुल सही है। यानी एक डेसिम एक जीरो हमें यहाँ पर और बढ़ाना पड़ेगा और जब जीरो बढ़ाना पड़ेगा तभी हमारा आंसर बनेगा। तो यानी कि यही आंसर हमारा सेट हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग ये चीज नोट कर रहे हैं कि
हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर 0 तो स्टेबल हो ही नहीं सकता, मतलब ये फॉल्स है। और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, ये भी फॉल्स है। दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द फॉल्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चले आते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच कंपाउंड हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस, जहां पर आयन का फॉर्मेशन कम होगा, यानी आयन का नंबर, आयंस का जो नंबर है वो लेस आना चाहिए। लेस कहां पर आएगा? इन दोनों में आएगा। तो यानी ये क्वेश्चन रॉन्ग है। और यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन, यानी कि इसमें केवल एक ही आयन बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो 3 और 4 बन रहा है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का मार्क्स जो है लगभग सभी स्टूडेंट को मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद चलिए, which of the following solution will exhibit the highest boiling point? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसमें से जो है वो कौन एग्जिबिट करेगा? तो आयन कहां पर, आई की वैल्यू, यानी कि यहां पर मिलेंगे आपके टोटल आई इज इक्वल टू, यहां पर आएगा 2Na पॉजिटिव आयन और आपका SO4 डाई नेगेटिव, यानी टोटल यहाँ पर 3 आएंगे। यहाँ पर टोटल ग्लूकोज 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर टोटल आई की वैल्यू 2 आएगी। तो फिर आंसर इसके हिसाब से फर्स्ट वाला हो जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन लगातार आपको दे रहा हूँ। इसके बाद गिवन ये कंपाउंड, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी आप नोट कर लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहेंगे क्योंकि कारण ये है कि यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये अंडरगोज द SN2 बिल्कुल सही है, और फास्टर देन ये भी, तो यानी कि ए आपका, ए इज जो है आंसर आपका ट्रू है, यानी ए इज ट्रू, बट आर जो है वो क्या कह रहा है, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बट इट्स लार्ज साइज, यानी कि ये भी सही है। तो ए दोनों, यानी कि सिंपल सी बात है कि मैं कहूं कि दोनों स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और दोनों स्टेटमेंट सही का मतलब कहाँ दिया है, ये आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल राइट है। और ये एनसीईआरटी का हेलो एल्केन हेलो एरीन का क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। हेलो एरीन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्वेश्चन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और आप लोग भी इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद चल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड को कंसीडर करना, और कंसीडर करने के बाद आपको जवाब देना है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको के की निकालनी है, तो यहाँ पर प्लस की आपकी 2 आ जाएगी। यहाँ पर H2O2 में आपको ऑक्सीजन की -1 आती है, यहाँ +6 आती है। तो यहाँ पर यानी कि आंसर जो हमारा आना चाहिए वो थर्ड आंसर आएगा। तो यहाँ पर भी हम थर्ड के साथ में प्लस नहीं +1, हाँ +1 आएगा, प्लस के की निकालनी है। तो यहाँ पर के सुपर ऑक्साइड है, सॉरी सुपर ऑक्साइड में +1 आती है, सुपर ऑक्साइड में +1 आती है, तो यानी आंसर नंबर हमारा ये वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग चल लेते हैं इस क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, सही है ना। यहाँ सुपर ऑक्साइड है, ध्यान नहीं दिया मैंने, थोड़ा सा सुपर ऑक्साइड नोट करिएगा, माइनस की यहाँ पर प्लस बनाता है, हाफ होती है वैल्यू, यानी KO2 में हाफ होती है, 2 है तो इसका मतलब प्लस जो है दोगुना हो जाएगा हाफ का। आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद चले आइए हैवर्स प्रोसेस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को मैच करता हूं तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हैवर्स प्रोसेस में आपको आयरन कैटलिस्ट मिल रहा है। हैवर्स प्रोसेस में यानी कि करेक्ट द हैवर्स प्रोसेस में क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है। ए हैवर्स प्रोसेस आयरन कैटलिस्ट, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि ये आपका फर्स्ट ही बिल्कुल राइट है, फर्स्ट बिल्कुल राइट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बी वाले का ये भी सेकंड बेकर्स का यही विल्किंसन कैटलिस्ट सामने लिखा है, जिगलर नाटा भी सामने लिखा है, यानी कि आंसर नंबर हमारा यहाँ पर 1 आ जाता है। आंसर बिल्कुल अप टू द मार्क मिला लीजिए, आपके सभी क्वेश्चन में सही करा देता हूँ। गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए, स्टेटमेंट लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म द अमोनिया आर्सेनिक फ्रॉम द आर्सेनाइट और एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म द पेंटॉक्साइड। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा, स्टेटमेंट पहला, नाइट्रोजन लाइक नाइट्रोजन कैन फॉर्म अमोनिया आर्सेनिक एंड आर्सेन बनाते हैं बिल्कुल, लेकिन एंटीमनी पेंटॉक्साइड जो है वो नहीं बनाता है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज जो है वो इनकरेक्ट है। बिल्कुल सही, सही चल रहे हैं, बिल्कुल लाइन लेंथ से हमारी सही चल रही है। उसके बाद गिवन ब्लू की अगर मैं बात करता हूँ, फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज एन एक्सट्रीम फ्रॉम द पैरामैग्नेटिज्म। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये आंसर आपका
यहाँ पर बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। लेकिन अब सेकंड पढ़ लेते हैं, द, यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसको मैं ट्रू लिख देता हूँ और नीचे द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में सेम आते हैं, न्यूबियम के नहीं सेम आते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर दूसरा वाला का भी पहला ही ऑप्शन सही मिलेगा। ठीक है, ये बात भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव बेंजीन। तो यहाँ पर भी आपको पता है कि बेंजीन मिलता है, यहाँ पर भी बेंजीन आपको पता है मिलता है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको फिनॉल मिलता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको फिनॉल मिलेगा, यहाँ पर भी बेंजीन मिलता है और यहाँ पर भी आपका बेंजीन मिलता है। तो ऑप्शन जो आपका जाना चाहिए वो सेकंड वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉट गिव है तो सेकंड वाला 13 का ऑप्शन जो है वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो भी हम लोग समझते हैं। ये भी देखो, बहुत, ये भी एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी ये गिना जाता है। इसको भी मैच कर लेते हैं। XeO3 जो है वो sp3d, XeO3 जो है वो sp3 हो गया, ये मिल गया। XeF2 जो है वो लीनियर होता है, फर्स्ट मिल गया आपका, यहाँ पर फर्स्ट हो गया। सी वाले का आपका ये आ गया, सी वाले का फोर्थ आ गया, और ये आपका ये आ गया। यानी कि इसके हिसाब से जो आंसर सेट बैठ रहा है वो आपका थर्ड वाला आंसर सेट बैठ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग थर्ड वाले पक्ष के साथ में चले जाते हैं, थर्ड वाले पर हम लोग यहाँ टिक कर लेते हैं, ये ऑप्शन सही है। ये भी एनसीईआरटी का पूरा पेपर, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी से आया हुआ जबरदस्त है। इसका मतलब अगर नीट निकालना है तो एनसीईआरटी क्लियर करना पड़ेगा। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स स्टीरियो आइसोमर, इसके कितने बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। स्टीरियो आइसोमर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टीरियो आइसोमर्स आर हाउ मेनी प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड, मोनोक्लोरिनेशन कराना है, सॉरी। तो यानी कि एक ये बनेगा, यहाँ से बन जाएगा, दूसरा यहाँ से बन जाएगा, तीसरा यहाँ से, तीन ये बन गए, चौथा यहाँ से, और पांचवा चौथा यहाँ से बन सकता है, और पांचवा यहाँ से बन सकता है, लेकिन इसका दोनों का एक ही होगा। तो मतलब जो है टोटल आपके कितने आने चाहिए, टोटल यहाँ पर एक बार चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय दीजिए आप। इसका अगर हम मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडिंग स्टीरियो भी बनाना है, अच्छा ठीक है, तो वैसे एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से बनेगा, तो इसका मतलब वो चार तो ये बन गए। अब उसके बाद अगर हम स्टीरियो वाली कंडीशन पर लाते हैं तो स्टीरियो वाली कंडीशन पर भी यहाँ पर दो बन जाएंगे, यानी टोटल आपके बनेंगे, टोटल बनेंगे चार तो नॉर्मल बनेंगे और दो आपके स्टीरियो कंडीशन के बनेंगे। तो इसका मतलब आंसर फिर आपका सेकंड वाला यानी कि 6 आंसर यहाँ पर आएगा। चेक कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्टीरियो वाला कंसीडर जब करोगे तो यहाँ पर जैसे आप लगाओगे ये वाला तो ये ग्रुप अलग जाएगा, उसका एक मिसेस और ट्रांस भी हो जाएगा, वो आपका जो है वो मिरर इमेज भी पॉसिबल हो जाएगी। तो इसका संभावना यहाँ पर ये भी बन रही है, ये भी बात आप नोट करिए। और यहाँ पर आप लगाओगे तो भी कंडीशन तो दो वो बन जाएंगे, नहीं ठीक है। यानी अब हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पर स्टेटमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये भी अच्छा है और उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, तो स्टेटमेंट जो है अनलाइक गैलियम दैट हैज ए वेरी हाई, नहीं, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नहीं, कट कर देते हैं। ऑन पाउलिंग इसके लिए NaCl नॉट भी सेम, नहीं, ये भी गलत है, तो ठीक है। अब आप आ जाइए, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो ये सही है, और आपका द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम ये भी ग्रेटर, तो ये भी सही है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मैग्नीशियम, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनेशन एंथैल्पी, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, इस सिलिकॉन की ज्यादा है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम की ज्यादा है मैग्नीशियम की, ये भी आपका डी, ये भी सही लग रहा है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनेशन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी सोडियम की कम होती है, और एल्यूमिनियम की सिलिकॉन की देखें तो कम हो जाएगी एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, यानी डी भी सही लग रहा है। तो सी ई करेक्ट ऑप्शन, तो फिर हिसाब से सी ही आना चाहिए, दो ही, लेकिन ये वैल्यू आपकी फिर इधर आती है, सॉरी, ये तो यानी कि यहाँ पर सी एंड ई ओनली आएगा। 16 वाले का आंसर आप 4 के साथ में जाइए, 4 के साथ में जाइए, ये भी ध्यान देना है। गैलियम हाई मेल्टिंग पॉइंट गैलियम का नहीं होता, लो होता तो वो नहीं हो पाएगा। बाकी दोनों में ए दिए हैं, सी डी ओनली देखें। द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रेटर, ये तो बिल्कुल सही है, तो सी ई ओनली ही होगा, आप इसी के साथ में जाएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, मैं तो यही कहूंगा कि इसी के साथ चलिए। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है,
यानी कि अगर आप जाते हैं, इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो है माइनस की 349, और इसमें से आप 349 में से आप करिए माइनस 216, यानी माइनस माइनस प्लस 216 करेंगे, प्लस 216, तो ये वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है आपकी 9 में से 6 गए, 3 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 3 बचा, और यहाँ पर 1 बचा, यानी कि ये आपका माइनस का 133 आया। इसमें से आप तो हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो 4.5 माइनस करनी है, तो ये प्लस की वैल्यू है, माइनस यानी कि बचेगा 10 में से 5 गया 5 बचा, और यहाँ पर आपका 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ पर 12 128.5 माइनस की आ रही है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल सही। मैच करना ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और अगर हम 18वें क्वेश्चन को देख लेते हैं तो 18वें के साथ हम चलेंगे, यानी कि अगर हम देखें तो ये ह्यूमिडिटी जो है वो लिक्विड जो होती है वो गैस में होती है, ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद अगर ह्यूमिडिटी को अगर हम देखें तो लिक्विड गैस में ही होगी ना, पक्का दिमाग लगा लीजिए, ठीक है। एलॉय जो होते हैं, एलॉय जो होते हैं सॉलिड इन सॉलिड होते हैं, तो ये हो गया। और अमलगम जो होते हैं मरकरी, यानी कि अमलगम जो हो जाएगा वो आपका लिक्विड इन सॉलिड हो जाएगा, और स्मोक जो है सॉलिड इन गैस हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है वो इस हिसाब से तो हमारा फोर्थ आ रहा है, तो आप फोर्थ के साथ में चले जाइए, यहाँ पर फोर्थ के साथ में चले जाइए, बिल्कुल सही ऑप्शन के साथ में चल रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपको दिक्कत परेशानी कोई भी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपसे बताऊंगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और मीथेन बना रहे डेल्टा एच की वैल्यू -74.8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम गिव द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही, तो प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी प्रोडक्ट की सबसे कम होगी। और सबसे कम प्रोडक्ट की एनर्जी कहाँ पर आ रही है, देखो सबसे कम एक तो जगह यहाँ पर आ रही है और एक यहाँ पर आ रही है, लेकिन ये गैप जो है वो आपका रिएक्शन इन प्रोग्रेस इधर है, एनर्जी किलो जूल में ये है। तो यहाँ से हमने रिएक्टेंट की एनर्जी ली और यहाँ पर, लेकिन एनर्जी ये चीज जो है ये गैप आना चाहिए, तो इसका मतलब है इसके में हम आंसर नंबर थर्ड के साथ जाएंगे, तो थर्ड पर आप टिक कर लीजिएगा, इसमें थर्ड वाला ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही होगा। बाकी आंसर की जब आएगी तो देखेंगे। उसके बाद 20वें के अकॉर्डिंग चलिए, 20 वाले क्वेश्चन में चलिए, 20 वाले में हम लोग कह रहे हैं कि जो हनी होता है, हनी में सुगर एक्स इज फाउंड इन हनी, is keto sugar exist in X is sugar X, यानी कि वो हनी में होना चाहिए, कीटो शुगर होना चाहिए और लिबोरोटेटरी भी होना चाहिए, तो हमारे हिसाब से तो फ्रक्टोज होनी चाहिए, फिर हमारे हिसाब से तो फ्रक्टोज होनी चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है, आप भी चेक करिएगा इसमें यहाँ पर आंसर, क्योंकि हन शुगर एक्स जो होती है वो लिबोरोटेटरी हो, एग्जिस्ट करे बीटा एन ओवर, कीटो शुगर हो तो फ्रक्टोज है, फिर तो निश्चित हो गया फ्रक्टोज आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जा रहा है। तो इसको आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल बेस्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तो बिल्कुल रटा हुआ है कि भैया जो यहाँ पर आइसोमर है वो 10 बनते हैं, टोटल 10 आइसोमर बनते हैं, तो यहाँ पर 1 को चले जाइए। कैसे 10 बनेंगे, एक तो C2H5O, और यहाँ पर आ जाता है आपका C2H5, एक तो बनाना पड़ेगा आपको। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सबसे पहले लंबी चेन का कंपाउंड एल्कोहल लीजिए, CH3 CH2 CH2 C4H8 है ना, C4H8 है, तो आपको लेना पड़ेगा C4 और H8 लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पर O और यहाँ पर कंपाउंड CHO वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा, CHO वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ CH3 CH2 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 1 2 3 4 हो गए, ठीक है, 3 2 5 2 7 2 9, तो यहाँ आपका CHO कर देते हैं, ये CHO ही हो गया। अब हो गया 1 2 3 4 और यहाँ पर 3 2 5 2 7 1 8, बिल्कुल। अब इसके अगर आइसोमर आप बनाते हैं तो डिफरेंट आइसोमर्स बन जाएंगे, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, समझिएगा। सबसे पहला स्टीरियो भी काउंट करने, तो सबसे पहला आप ये बनाइए CH3 CH2 CH2 और CHO, तो पहला ये बन गया। अब इसका एक कीटोन भी बनेगा, फिर इसका आप जो है वो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी बना ली। इस तरीके से टोटल जो काउंट आते हैं वो इसके 10 आते हैं नंबर निकल करके, तो यहाँ पर 10 निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चले आइए 22 में। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी, इसकी वैल्यू 1 अपॉन में रख देनी, यानी कि Kp इज इक्वल टू रख देना है 1 अपॉन Kc के रिस्पेक्ट में, यानी इस वैल्यू को आप 2500 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका ये आएगा 0.33, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है और इसकी
कैलकुलेशन भी आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। केपी इज इक्वल टू क्या होता है आप समझिए, इसको मैं समझाता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर केपी इज इक्वल टू होता है केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन अगर हम देखें यहाँ पर तो ये आपका दो में से एक घटा दीजिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है तो दो में से एक घटाई एक बचेगा, ये जिसकी पावर एक, तो केवल केसी जो है वो रिवर्ट, यहाँ पर दिया फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, यहाँ द बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इज हायर देन दैट ऑफ द रेट कांस्टेंट फैक्टर बाय द 25 गुना जो है वो उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि 25 वैल्यू जब यहाँ डिवाइड करेंगे, यानी ये हो गया के सी इज इक्वल टू 1 अपॉन के सी, 1 से रखिए और आंसर आप निकाल दीजिए, 25 से डिवाइड करिए, आपका आंसर ये फर्स्ट वाला आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा आप एक बार आंसर को, कोई दिक्कत आपसे नहीं आने वाली है, समझ रहे ना आप पूरी बात को। इसके बाद आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमने ये फार्मूला n इज इक्वल टू 2 यहाँ से 3, तो ये पहली वैल्यू निकालेंगे आर एच के रिस्पेक्ट में, ये हो गई 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी आर एच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ 9 चौक 36, 5/36 आ जाएगा। और दूसरी यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये आपका आर एच जो है आर एच, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/16 और 1/16 माइनस 1/36, तो ये आ जाएगा आपका यानी कि ये आपका 576 आता है, 576 आ गया, और ये आपका 36 माइनस 16, तो ये आ गया आपका 20, ये 16 हो गया, 6 चंग 36, 4 चौक 16, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी, आपकी यहाँ पर घटा दीजिए 20/576 बन जाएगी, और 5 ये ठीक है, ये कट जाएगा तो लगभग 1/9 आ जा रहा है, 9, ठीक है। 1/5 चौको 20 आ जाएगा, ठीक है, और 36 16 कट जाएगा तो 4 चौक 16, हाँ ये तो फिर आ रहा है 1/4 आ रहा है, सॉरी 1/4 आएगा, 1/9 नहीं आएगा, 1/4 आएगा, सॉरी 1/4 आएगा। तो इसमें सेकंड के साथ में आप चले जाइएगा, इसमें सेकंड के साथ में आप चले जाना, ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान दीजिए। इसके बाद इस क्वेश्चन पर चले आइए। इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो लैम्डा इनफाइनाइट, इन दोनों वैल्यू को जोड़िए, और जब इन दोनों वैल्यू को आप जोड़ेंगे तो 349.6 प्लस 50.4, तो ये 400 आ जाएगा, ये आपका 400 आ गया। 400 को इससे डिवाइड कर दो, 90 तो 90 डिवाइडेड बाई 400 आप करेंगे तो ये काट दो, यहाँ डेसिमल लगाइए, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर सही मिल जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर सही मिल जा रहा है। इसको भी आप सही कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्या कह रहा है, यहाँ पर आप मैंने सॉल्व करके दिखाया है आपको। टोटल मोल पहले निकाल लीजिए, टोटल 5 + 10 15 मोल आ जाएगा। फिर आप चाई निकाल दीजिए पहले का, यानी 5 मोल x है और 10 मोल y है, तो यहाँ पर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ x निकालिए तो 1/3 आ जाएगा, मोल x ऑफ y निकालिए 10/15 यानी 2/3 आ जाएगा। पी एक्स निकालिए, पी वाई निकालिए, 1/3 इंटू आपका प्रेशर दिया हुआ है 63 टॉर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करो 21 आ जाएगा। इसके बाद आपने 2/3 78 से मल्टीप्लाई करो 52, और टोटल जो प्रेशर आएगा वो आपका 73 टॉर आएगा, जबकि एक्चुअल जो है वो आपका 70 दिया है, जो कम है। तो इसका मतलब पी टोटल कम हो जा रहा है पी आइडियल से, तो नेगेटिव डेविएशन को इंडिकेट करता है, और नेगेटिव डेविएशन को इंडिकेट करने का मतलब आंसर हमारा फिर फोर्थ आ जाता है। ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके बाद आप निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स। अगर आप नंबर ऑफ एटम्स को निकाल लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बताएंगे, देखो यहाँ कुछ नहीं करना है, टोटल एटम्स यहाँ कितने हैं, 3 1 4, यानी कि 3 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन, 2 मोल सोडियम, तो ये हो गया आपका 3 1 4 2 6, यानी कि 6 मोल हो गया, और ये बना आपका 212 बटे आपका 106, ये 2 टाइम चला जाएगा तो 2 मोल हुए, तो 1 मोल में कितने हैं 6, 2 मोल में आ जाएंगे 12, 1 मोल में कितने हैं 6, 2 मोल में कितना आ जाएंगे 12, यहाँ पर भी 12 आ गया। अब यहाँ 24, यहाँ कितने हैं आपके 2 और 1 3 है, यहाँ 3 है ना, टोटल 3 मोल है, तो यहाँ 48 बटे यहाँ पर हो गया आपका 62, ये 4 बार कटा, तो यानी कि 1 मोल में है 3, तो 4 मोल में कितने हो जाएंगे 12, तो ए और बी दोनों आपके सही इक्वल आ गए। इसमें तो आएंगे ही नहीं, 240 में आपके 1 2 3 आते हैं, 240 बटे 40
ये काट दो, 4 छंग 24 हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब हुआ एक मोल में है 3, तो 6 मोल में 6 तियां 18 हो जाएगा। नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। उसके बाद आ जाइए 12/2, ये वाले पे आ जाइए 12/2, यानी 6 हो गया। एक में 2 है तो 6 में 12, ये भी आ गया। तो यानी कि कहने का मीनिंग ए बी डी हमारे आंसर सही होंगे। ए बी डी ओनली हमारे राइट हो जाएंगे। फोर्थ वाले ऑप्शन के साथ हम लोग यहाँ चले जाएंगे। ध्यान दीजिए, फोर्थ वाले ऑप्शन के साथ में हम लोग यहाँ जाएंगे। तो 26 हमारे क्वेश्चन हो गए। बहुत ही जबरदस्त सीरीज चल रही भाई साहब। कौन पैरामैग्नेटिक है, ये तो फटाफट बता दो कौन पैरामैग्नेटिक है। तो यहाँ पर विच वन इज पैरामैग्नेटिक, तो एक तो ये पैरामैग्नेटिक है, यानी कि NiCl4 पैरामैग्नेटिक है, और दूसरा आपका डी वाला भी है पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर आंसर नंबर हम लोग किसके साथ में जाएं, बताइए। आंसर नंबर जाना चाहिए हमें फर्स्ट के साथ में। ए और डी ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहाँ का पर भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये पेयरिंग करा देगा और ये भी पेयरिंग करा देगा। तो इसका मतलब हुआ कि आंसर हमारा 27 वाले का जो जवाब है वो फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग भी अपना गणित लगाते रहिए, अपने आंसर को चेक करते रहिए। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ये NCERT का टोटल NCERT का रटा हुआ एग्जाम्पल आपके सामने होगा। यानी कि यहाँ पर कुछ सोचना नहीं। इसका वैल्यू 10 मिनट आती है, 10 मिनट आती है, मुझे वैसे ही याद है, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। द हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर यानी टी हाफ इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू 0.693 ही हो जाएगा। और टाइम रिक्वायर्ड फॉर, तो यानी कि 0.693 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी टाइम, यानी कि टाइम द टाइम रिक्वायर्ड, यानी कि टी यहाँ ले आओ। चलो ऐसा करो, टी फिर यहाँ रख लेते हैं, टी निकालना ही है ना, तो टी यहाँ रख लेते हैं और यहाँ रख दें 0.693 मल्टीप्लाइड बाय लॉग कंप्लीशन। 99% कंप्लीट हो गई, तो शुरू में अगर 100 रही होगी तो ये पॉइंट आपकी 1% बची, तो 1000 से काट दीजिए। तो ये लॉग 1000 की वैल्यू कितनी 3 हो गई, तो यानी कि 2.303 इंटू 3 अपॉन 0.693, तो ये आ गया 3 तिहाई 9, 3 0, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, ये आ गई। तो अब इसको आप 0.693 से डिवाइड करो, लगभग 10 के आसपास आंसर हमारा आ जाता है। तो बेहतर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बात भी आप नोट करते रहिए। चलिए आगे चल रहे हैं। इसके बाद आ रहा है इस क्वेश्चन को, इसको हम लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला लगाना है। फार्मूले में हमने देखो ई आपका एनर्जी ऑफ हीलियम, रेडियस ऑफ हीलियम, एनर्जी आपकी 21.8 इंटू 10⁻⁻19 रख लो, या ये वैल्यू रख लो, और इंटू जेड स्क्वायर होता है। तो जेड स्क्वायर का मतलब हुआ यहाँ पर हीलियम का 2 स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जा रहा है 19.62। ये वैल्यू आ रही है आपकी, सॉरी, ये आएगी आपकी 4 दूनी 8, यानी कि ये एनर्जी हीलियम की आनी चाहिए 4 दूनी 8। चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, सही से चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं दमदारी के साथ में। यानी 2.18 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पर RH दिया है जबकि ये एनर्जी होनी चाहिए थी, गलत दिया था पेपर में। ये आपका 18 इंटू 4 कर दिए, 4 दूनी 8, यानी कि ये वाला आंसर सेट हो गया। और यहाँ पर आ जाइए, रेडियस निकालना है, तो रेडियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 52.9 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, तो डिवाइडेड बाई एन, सॉरी यहाँ पर एन हो जाएगा, ये ध्यान दो आप, एन स्क्वायर अपॉन जेड, यानी कि यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो इसका आधा हुआ 26, तो इसका मतलब ये सेट हो गया। तो आंसर नंबर हमारा थर्ड सही हो जाता है। इसी तरीके से इसकी भी एनर्जी निकाल लीजिए, दोनों की एनर्जी आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपके सेट आ जाएंगे। थर्ड वाले के साथ हम लोग जाएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करिए। 29 वाले का आंसर अगर आप मिलाते हैं तो मेरे हिसाब से आंसर इसका थर्ड सेट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 30 को भी जबरदस्त क्वेश्चन माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर ये मानिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो ये होगा, क्योंकि यहाँ ट्रिपली बॉन्डेड है, डबल डिलोकलाइजेशन है, तो ये अगर मैं डिसोसिएशन एनर्जी करता हूँ तो यहाँ पर इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिपल अपनी तरफ खींच रहा है तो मजबूत होगा। इसका मतलब है इस सबसे ज्यादा सेकंड की आ रही, सेकंड की 2 जगह पे आ रही है। इसके बाद ये होगा, क्योंकि ये भी डिलोकलाइजेशन पर इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये हो गया। अब लास्ट में ये बचा, तो हम यहाँ पर भी थर्ड के साथ ही जाएंगे। जान दीजिए आप, यहाँ पर भी थर्ड के साथ में जाएंगे। 31वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये 31वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो भी नोट करना चाहिए आपको। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास को भी करता है, लेकिन इसको भी करता है, गैसियस को नहीं करता। यानी कि यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। जबरदस्त सीरीज, जबरदस्त इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है और इनको आपको करते भी रहना है, जबरदस्त करते रहना है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। 32 पर चले आइए। 32 का जवाब जो है वो क्या आना चाहिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये डाइपोल मोमेंट यानी कि पहले तो ये पढ़े, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो डाइपोल मोमेंट में तो बिल्कुल जो है वो सही है, डाइपोल मोमेंट वाटर का ज़्यादा होता है, सही है, ठीक है। और ये OH की बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, इससे कम होगी, ये और कम हो जाएगी क्योंकि दोनों का साइज बड़ा। तो हमें जो आंसर दिखाई दे रहा है वो आंसर आपका ए और सी, लेकिन ना ये तो ओ फिर डिस्टर्ब कर रहा है, सॉरी ये नहीं होगा। यानी कि अगर बॉन्ड एंथैल्पी देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं थी, ए और डी आंसर आएगा फिर, यानी कि हम आंसर नंबर थर्ड के साथ में जाएंगे। यहाँ 32 वाले में हम थर्ड के साथ में जाएंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जा रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कितना बढ़िया बेटा हो कि बीमारी से पूरा एनसीईआरटी छाप के रख दी यार, पूरी एनसीईआरटी छाप के रख दी है, कुछ मजा आ गया पेपर में। ए का यहाँ पर B12 परनीसियस एनीमिया हो जाता है और बी वाले का विटामिन डी जो है इससे रिकेट्स हो जाता है, विटामिन B2 से जो है वो आपका विटामिन B2 किलोसिस हो जाता है, और बचा क्या विटामिन B6 कन्वर्जन हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर हमें फोर्थ के साथ में जाना पड़ेगा। आंसर नंबर यहाँ फोर्थ इसका ऑप्शन सेट कर लीजिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। 34 वाले पे आ जाइए। 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ, तो एन इथाइल एमीन, यहाँ बेंजामिन नहीं होगा, एन मिथाइल एनिलीन और एन इथाइल ज्यादा होगा, ठीक है, एन मिथाइल कम होगा इथेनामीन के कंपैरिजन में, ठीक है। बेंजामिन सबसे कम होगा और बेंजामिन केवल पहले में दे रखा, तो ज्यादा इधर ना भटके, आप पहले वाले पे टिक कर लें, ये भी बहुत अच्छा। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ 35 की अगर मैं बात करता हूँ तो 35 वाले में देखें तो करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये है, तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, लेस वेवलेंथ होगी, लेस वेवलेंथ होगी। इसके बाद सेकंड वाले पर चले आते हैं, यानी कि इसको देखें तो ये वीक लिगेंड हो रहा है, तो यानी इसका मतलब इससे वैल्यू इसकी कम होगी। यानी कि ऑर्डर अगर आपको देखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गनेस का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल पाएगा। तो यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है तो लेस इसकी हो जाएगी, और सबसे मोर कौन होगा, सबसे मोर आपका कॉपर के साथ टाइटेनियम का होता है। इसका मतलब है कि मोर वेवलेंथ लेस मोर एनर्जी लेस वेवलेंथ। तो कहने का तात्पर्य है कि लेस यहाँ पर आज आपकी लेस वेवलेंथ हो गई, ठीक है, और इसकी सबसे ज्यादा हो गई। तो यानी कि ये देखें कि बी किसमें सबसे कम दिया है, बी किसमें सबसे कम है और सी किसमें सबसे ज्यादा है, सी इसमें ज्यादा है, बी कम है। अब ए डी फंस गए हैं, ए डी को देख ले तो डी आपका आएगा ऑप्शन नंबर टाइटेनियम, ये कलर्ड आता है, और यहाँ टाइटेनियम के साथ में जो जंपिंग होती है उसकी एनर्जी कम आती है एज कंपेयर टू ये सी, लेकिन ज्यादा आती है एज कंपेयर टू आपका ए। तो यानी कहने का तात्पर्य हमारा यहाँ पर ये है कि आंसर हम तो जाएंगे फोर्थ के साथ में। अब आप 35 में चेक कर लीजिए कि आपका विचार क्या है। यहाँ पर कंसेप्ट आपका लगेगा स्प्लिटिंग एनर्जी का, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इसमें काउंट होगी, और दूसरी बात है कि कॉपर जो होता है, ये बात नोट करो, कॉपर के केस में वाटर स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये एक्सेप्शन के केस में भी चला जाता है, इसीलिए भी आंसर ये सही आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। 36 वाले में हम लोग चले आते हैं। 36 वाले में आंसर नंबर क्या होगा, विच डज नॉट डीकलराइज, तो डीकलराइज ब्रो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर ये भी कर देगा, ये भी रिएक्शन कर लेता है, ये भी कर लेता है, ये नहीं कर पाएगा, यानी साइक्लोहेक्सेन नहीं कर सकता है। तो 30 जो है यहाँ पर आंसर हम 3 के साथ में जाएंगे। 36 में 3 के साथ में जाएंगे। इसके बाद आ जाइए 37 वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। 37 वाला क्वेश्चन भी बहुत दमदार है। देखो पहले HBr की रिएक्शन करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि HBr में आपका Br यहाँ पर जुड़ेगा, Br आपका यहाँ जुड़ेगा, और H यानी कि सिंगल केसियन जब जोड़ोगे तो केसियन फिर आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये बाद में रिडक्शन करा दो तो यहाँ CH2CN आ जाएगा। तो आंसर मतलब यहाँ CH3 ही रहेगा, और बाद में हम लोग उसको KBr निकाल देंगे, यानी कि यहाँ पर हो गया आपका 1 2 3 4, यहाँ CH2, यहाँ आ जाएगा आपका CH2CN आ जाएगा,
KCN जोड़ा तो CN आ गया, फिर उसका रिडक्शन कराया तो CH2CN आ गया। तो इसका मतलब आंसर नंबर हम लोग इसके साथ में जाएंगे, थर्ड के साथ में जाएंगे यहाँ पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। इसके बाद मैच द कॉलम में चले, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया यार इन्होंने। 38 वाले को भी अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग जो एनिलीन क्लोरोफॉर्म है इसको सिंपल डिस्टिलेशन से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ आ जाता है। क्रूड ऑयल पेट्रोलियम को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, तो बी का थर्ड आ जाता है। ग्लिसरॉल और स्पेंट लाई को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यानी कि फर्स्ट आ जाता है। और एनिलीन और वाटर को हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन से करते हैं, तो ये सेकंड आ गया। तो इसके हिसाब से हम लोग 38 वाले में थर्ड के पर चले जाएंगे, थर्ड पर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं, दमदार क्वेश्चन है, इसको भी आप देखते रहिए। अमंग द फॉलोइंग कन्फिगरेशन बिलोंग टू द मेन ग्रुप। अब आप यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है कि आखिरकार मेन ग्रुप क्या होता है। देखो मेन ग्रुप का मतलब ये होता है कि जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट जैसे कंसिडरेशन आए तो एस मतलब बिलोंग टू द मेन ग्रुप, पी के बाद का मतलब एस में आ गया, सही पी खत्म हो जाए तब शुरुआत होती है। तो यहाँ पर हमारा एक तो पी का मतलब हुआ कि ये पी खत्म हो गया, एस ये हो गया। और दूसरा जो है वो एस वाले जहां जहां पर एस आ रहा है, 3D के बाद एस नहीं तो डी ब्लॉक के हो गए, इन्हें हटा दीजिए आप। ये भी आपका जो है वो डी ब्लॉक का हो गया, इसे भी हटा दीजिए, ये आपका हो गया ये। तो अगर हम लोग कहें कि एक तो डी ब्लॉक छोड़ दीजिए, डी को एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन दोनों को कट कर दीजिए, ये दोनों मेन ग्रुप के कन्फिगरेशन माने जाते हैं। तो इसका मतलब आंसर नंबर हम जाएंगे ए और सी के साथ में। ए और सी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आना चाहिए, यानी कि हम यहाँ पर डी को डी ऑप्शन को चुनेंगे, यानी 39 वाले ऑप्शन में हम यहाँ डी को चुनेंगे। ये बात आप नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज पर चले जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिस्ट सिस एंड ट्रांस आइसोमर, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा इसमें सिस और ट्रांस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम देखते हैं ये हमने कंपाउंड लिया है, ये कंपाउंड ले लेते हैं 1,2 डाइमिथाइल यानी साइक्लोप्रोपेन बनाना है। तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गया और 1 पर डाइमिथाइल हो गया। ये साइक्लोप्रोपेन मैंने बनाया, साइक्लोहेक्सेन कह रहा है, तो ये साइक्लोहेक्सेन बनाइए आप, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। 1 पर यहाँ पर आपका CH3 हो गया और 2 पर भी ये CH3, तो फिर सिंपल सी बात है यहीं पर H होगा, तो यही ऑप्शन आपका यहाँ सही आएगा। अब ये भी क्वेश्चन है, फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइज को अगर ये बिल्कुल ये भी NCERT का क्वेश्चन है, H3PO4 को अगर हम लोग आयोनाइज करते हैं तो ये बनाएगा H पॉजिटिव आयन प्लस HPO4 नेगेटिव आयन। फिर इसको आयोनाइज करिए तो इसका Ka1 हमेशा ज्यादा होगा, तो Ka1 हमेशा इसका ज्यादा हो गया, ठीक है। H3 स्ट्रॉन्गर होगा, ये भी सही है, और ये वैल्यू भी सेम आएगी, तो ABC, तो मुझे तो ABC करेक्ट लग रहे हैं। आपका क्या विचार है 41 वाले पर, आपका क्या विचार है बताइएगा। 41 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे तो ABC सही दिखाई दे रहे हैं ये, लेकिन ये ऑप्शन K1 की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 नहीं हो पाएगी, ये भी आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम सी के साथ सेकंड के साथ जाएंगे, हम तो सेकंड के साथ में जाएंगे। अभी जो एनटीए देगा आंसर सीट उसके हिसाब से बाद में भी हम लोग मिला लेंगे। 42 वाले पर हम लोग मैच कर लेते हैं। 42 वाले का आंसर क्या होना चाहिए, इस बात पर भी ध्यान दीजिए। देखिए ये ग्रुप है, अब आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का है, एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का है। लेड आपका फोर्थ ग्रुप में यहाँ आ जाएगा, सेकंड दिया नहीं है। एल्यूमिनियम फोर्थ ग्रुप, लेड आपका फोर्थ ग्रुप में आता है। तो फोर्थ ग्रुप यानी कि डी का हम सेकंड ढूंढें और सी का हम थर्ड ढूंढें। डी का सेकंड और सी का थर्ड, डी का सेकंड और डी का थर्ड क्या है, डी का हम ढूंढें सेकंड, डी का सेकंड और सी का आपका सी का ढूंढेंगे थर्ड। डी का तो सेकंड हो रहा है और सी का क्या आना चाहिए, सी का आपका आना चाहिए ग्रुप फर्स्ट में, तो आता नहीं। फर्स्ट में तो आपका ग्रुप फर्स्ट में भी लेड तो आता है, लेड तो फर्स्ट में भी आता है भाई, ये भी समस्या है। लेड तो फर्स्ट में भी आता है और सेकंड में भी आता है, सेकंड दिया नहीं है, तो लेड को हम फर्स्ट वाले के साथ में ले जाएंगे। चलो फर्स्ट वाले के साथ लेड ले जाते हैं, ये यहाँ ले जाते हैं। मैग्नीशियम हमारा 6 ग्रुप का हो जाता है। कोबाल्ट हमारा जो है हो गया आपका थर्ड ग्रुप में, एल्यूमिनियम कोबाल्ट हमारा फोर्थ में चला गया, ये आ गया। तो यहाँ पर आपका आंसर फिर आ जाना चाहिए इस हिसाब से, तो फोर्थ आना चाहिए। ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड हो गया, ठीक है। बी का आपका फोर्थ हो गया, बी का फोर्थ हो गया, सही है।
इसके बाद सी का फर्स्ट हो गया, सही है, एल का थर्ड, ठीक है। यानी कि अब हम लोग इसके आंसर को अगर हम व्यू में लाएं, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है इसका फोर्थ वाला मुझे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी फटाफट हम लोग कर लेते हैं। हायर द वैल्यू हायर यील्ड इन, अगर हम लोग हायर यील्ड करते हैं, इसकी 43 वाले को अगर हम लोग देखते हैं, तो हायर यील्ड एनओ बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, इस पर दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। डेल्टा एच वैल्यू ज्यादा, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो नहीं है, एंडो है, तो हमें टेम्परेचर जो है वो ज्यादा चाहिए होगा। टेम्परेचर हमें क्या चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए होगा, हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, और कंसंट्रेशन N2 की ज्यादा चाहिए होगी, और हायर O2 की। तो ACD हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ACD हमारा सही हो जाएगा। बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही उम्मीद के साथ में ये क्वेश्चन आया होगा। 44 वाले को भी हम लोग जलवे के साथ में सॉल्व कर लेते हैं। 44 क्या कह रहा है, गिवन व्हाट आर द टू स्टेटमेंट बेंजीन डाइजोनियम्स और प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ द एनिलीन, बिल्कुल सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि सही है। तो हम लोग इंसर्शन ऑफ द आयोडीन इन द बेंजीन इज डिफिकल्ट, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं किसके साथ में जाऊं, आप क्या कह रहे हैं, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसके साथ चला जाता हूं, क्योंकि वो तो दिए ही नहीं कि कौन गलत है कौन सही है, एक्सप्लेनेशन वाली बात ही नहीं की है, तो इसको हम लोग नहीं करते हैं। इसके बाद हम 45वें क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। और इसमें हम CH3 MgBr, मेरे हिसाब से CH3 MgBr यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर अटैक वाले कंपाउंड एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। उसके बाद CN का है, एक्सेस आप वाटर की हाइड्रोलिसिस कराओगे, और जब एक्सेस डालोगे इसमें तो फिर अटैक दूसरा यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी कि दूसरी बार अटैक यहाँ पर, क्योंकि एक्सेस लिखा हुआ है, तो दोनों जगह हमें अटैक दिखाना है। यहाँ पर CH3 आएगा नहीं, ये एक CH3 दिया है, हम ऑप्शन नंबर इसके साथ में जाएंगे। देख लेते हैं एक बार प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ भी देख लेते हैं इसको। ये हमने कंपाउंड लिया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हुआ, यहाँ पर आपका ऐसे CN हुआ, इस पर हम लोग CH3 का अटैक कराएंगे तो MgBr यहाँ जुड़ेगा, तो यानी कंपाउंड आपका जो पहला वाला मिलेगा वो यहाँ पर C, यहाँ OMgBr हो जाएगा, और यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CN आपका ऐसा ही जुड़ा रहेगा। इसके बाद यहाँ पर भी जो एक्सेस में डाला है तो यहाँ पर भी अटैक करा दूं तो डबल बॉन्ड NMgX हो जाएगा, और यहाँ पर भी CH3 को हाइड्रोलिसिस कराओगे, O यहाँ पर, OH यहाँ पर, बिल्कुल राइट, यही हमारा आंसर है। तो साथियों, जो जबरदस्त सीरीज आपको मिली, ये बहुत ही अच्छा पेपर था, मतलब मैं ये कहूंगा कि केमिस्ट्री का पेपर अच्छा था, बेस्ट पेपर था। टोटली NCERT बेस्ड क्वेश्चन था, टोटली ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द NCERT। ये NCERT के पेपर थे, सब लोग मिला लीजिए आंसर, और बाकी NTA जो देगा वही मान्य होगा। हम तो अपना एक जो है कैलकुलेशन बेस्ड आंसर आपको दे रहे हैं। थैंक यू।